हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या और भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए ये हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं इस पे 2 वीडियो बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मेरा पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले मैं साइकोलॉजी का ही लर्निंग डिसेबिलिटी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही न भूलें। तो चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में तथा इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई थी। तो ये जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ भी देता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो वे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और उनका जन्म हुआ था 1896 में, जो कि 9 अगस्त को, तथा इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई थी। अल्फ्रेड बीने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया। जो जीन पियाजे थे वो अल्फ्रेड बीने के निर्देशन में जो फ्रेंच स्कूल का बच्चा था उस पे उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। उस बुद्धि परीक्षण में वो बच्चे से कई सवाल किए थे जिसका जवाब बच्चों ने गलत दिया था और वे बहुत दुखी भी हुए थे। उन्होंने स्वयं के बच्चों पे फोकस करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों के मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का उन्होंने अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो विचार उन्होंने प्रतिपादित किए उन्हें ही पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनका जो मुख्य अध्ययन क्षेत्र था वो था बालकों में बुद्धि का विकास किस तरह से होता है। इनका मुख्य अध्ययन यही था। संज्ञानात्मक विकास का मतलब हम लोग जानेंगे तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों को सीखने एवं सूचना एकत्रित करने से होता है, यानी कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। संज्ञान का मतलब होता है जानना। तो मैं आपको इससे पहले संज्ञान के बारे में बताती हूँ कि संज्ञान, जिसको इंग्लिश में कॉग्निशन कहा जाता है, संज्ञान का तात्पर्य होता है मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से जो जानने की ओर ले जाता है। तो इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती है। मानसिक गतिविधि में क्या क्या आ जाता है, जैसे ध्यान देना, याद करना, संकेतीकरण, वर्गीकरण, कोई योजना बनाते हैं, ये सभी क्या करते हैं हम, ये सभी ब्रेन से करते हैं। कोई विवेचना करते हैं, किसी समस्या का हल करते हैं, कोई इमेज बनाते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब हम ब्रेन से करते हैं। तो यही सब क्या हुआ, हमारा संज्ञान हो गया। ये संज्ञानात्मक विकास के जो पहलू हैं, जो अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी है, उससे पहले कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स है, उसे जानना बहुत जरूरी है, जो हमेशा सीटेट में वो पॉइंट्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा से अक्सर एग्जाम में सीटेट में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्कीमा क्या है, तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा होता है। तो इस बात को एकदम ध्यान से, मैं जो बातें बता रही हूँ एकदम ध्यान देकर मेरी बातों को सुनिए और समझिए, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो समझने की चीज है। या बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती है और जब वह इसी चीजों का उपयोग करके किसी भी विषय या वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है तो इसे ही स्कीमा कहते हैं। मतलब कि बच्चा के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती है, या इसको मेमोरी भी कह सकते हैं, और जब वह इसी मेमोरी का उपयोग करके किसी भी विषय या वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यह मानसिक संक्रिया या संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। यहाँ पे जो मानसिक संक्रिया हो गया, ये हो गया मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, वो ज्यादा थिंकिंग करता है,
तो वह मानसिक संक्रिया हो गया। लेकिन जैसे ही यह संज्ञानात्मक संक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बालक अपने ज्ञान को प्रोसेस करता है, यानी कि बदलाव करता है, ज्ञान को बढ़ाता है, उसमें कोई संरचनात्मक बदलाव लाता है, तो इस प्रक्रिया को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं कि जब एक बच्चा है जो छोटा है, लगभग वो 1.5 साल का होता है, और उसके पापा ने उसको इशारा करते हुए बताया कि बेटा ये जो सामने है, जिसके 4 पैर हैं, एक पूंछ और 2 बड़े कान हैं, इसे डॉग कहते हैं। यानी कि जो पापा उसको एक डॉग के बारे में बताए कि इसे डॉग कहते हैं, पापा उसको क्लियर कर दिए। और वो डॉग किस कलर का था? वो डॉग सफेद रंग का है। जो इमेज है या मेमोरी जो उस बच्चे के दिमाग में बनी, इसे एस्कीमा कहते। यानी कि बच्चा को ये दिमाग में बैठ गया कि ये जो सफेद रंग का होता है वो कुत्ता होता है, इस कुत्ते को 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है और 2 बड़े कान होते हैं। बच्चे के अंदर ये एक इमेज बन गया। तो बच्चा क्या किया? पूर्व ज्ञान या पूर्व जानकारी जो उसके अंदर इमेज बन गई थी, यही एस्कीमा हुआ। अगली बार बच्चा अगर कहीं जाएगा और वो देखेगा और उसी कलर का अगर देखेगा, तो वो बच्चा पहचान लेगा ये डॉग है, उसे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। उसके अंदर जो इमेज बन गया है, इमेज के आधार पर वो बच्चा उस डॉग को पहचान लेगा। तो ये एस्कीमा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ज्ञान व सूचना एकत्रित करने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं वे निम्न है। तो एक उनमें से हम लोग एस्कीमा के बारे में जाने। अब हम लोग जाते हैं अनुकूलन, यानी कि एडॉप्टेशन क्या होता है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ये सब ध्यान दीजिएगा कि ये सारे जो पॉइंट्स है वो जीन पियाजे से संबंधित है। अनुकूलन, एस्कीमा, ये सभी या बालकों में वातावरण से सामंजस्य करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाओं में विभाजित किया है। तो अनुकूलन की जो प्रक्रिया है उसमें 2 उप प्रक्रिया को 2 प्रकार से विभाजित किया है। एक क्या है? आत्मसातकरण, और दूसरा है ये समायोजन। ये जो दोनों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हम एस्कीमा के बारे में जानेंगे, एस्कीमा के बाद आत्मसातकरण और समायोजन, उसी से ये दोनों का रिलेशन बना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आत्मसातकरण और समायोजन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आत्मसातकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा जो पहले जो ज्ञान सीखा है उसी के आधार पर बच्चा मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे मैं आपको बताई कि वहां पे क्या था कि बच्चा को अंदर ये कॉन्सेप्ट बन गया था, सफेद रंग का है, वो एक कुत्ता है और कुत्ता के 4 पैर होते हैं, कुत्ता के एक पूंछ भी होती है। ये सब उसके अंदर कॉन्सेप्ट बन गया था। लेकिन जैसे ही वह बच्चा एक ब्लैक कलर का डॉग को देखता है और यह भी देखता है कि उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, वो आकार और कद काठी में बिल्कुल जो वो व्हाइट कलर का डॉग था बिल्कुल उसी के जैसा है। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसके दिमाग में तो सफेद कुत्ता है जिसका इमेज उसके दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन अब बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि ये है तो उसी प्रकार का, लेकिन इसका कलर चेंज है। तो उसने क्या काम किया? उसने पहले जो डॉग देखी थी, जो व्हाइट कलर की डॉग थी, तो उसके आधार पर उसने नई डॉग देखी और दोनों को मिलान किया और पहचाना कि ये जो डॉग है वही डॉग है। इस बात को भी पता लगा लिया जो डॉग जो होती है वो कई रंगों की भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। ये बात उसके कॉन्सेप्ट में बन गया। तो ये क्या हुआ? ये आत्मसातकरण हुआ। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो कॉन्सेप्ट बन गया कि बस एक रंग का है वो स्कीमा हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ और उसने ये पहचान लिया कि डॉग जो है कई रंगों की होती है, वो आत्मसातकरण हुआ। यानी कि उसने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा। यही क्या कहलाया? तो आत्मसातकरण यानी कि एस्यूमिलेशन कहलाया। मतलब कि उसने स्कीमा में परिवर्तन किया जिससे ये जानकारी उसके दिमाग में फिट हो गई। यानी जब नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाधा उत्पन्न करने लगे तो हम पूर्व ज्ञान में नई इंफॉर्मेशन जोड़ देते हैं। तो एकदम ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं
समायोजन पूर्व ज्ञान पर योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। समायोजन को इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। तो एकोमोडेशन क्या है कि जब पूर्व ज्ञान पर योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ उसमें तालमेल बैठाए। यहाँ पे देखिए वातावरण के साथ यहाँ पे तालमेल बैठा रहा है। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले तो हमने स्कीमा के बारे में समझा कि एक को देखा और उसे सफेद कलर का बिल्ली कॉन्सेप्ट बन गया कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं। उसके बाद में उसने आत्मसातकरण किया। इसमें क्या हुआ कि जो व्हाइट कलर की डॉग को देखा था तो उसका कॉन्सेप्ट बन गया डॉग जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, उसके 4 पैर होते हैं और दोबारा उसके सामने डॉग आएगा तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उससे वह आसानी से पहचान लेगा। और उसने आत्मसातकरण कर लिया और उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं लाएगा। लेकिन अगर थोड़ी समय के बाद उस बच्चे के सामने क्या आएगा, एक कैट आया और उसने कैट को देखकर भी चिंतन करना शुरू कर दिया कि कैट के भी 4 पैर हैं, उसकी भी एक पूंछ है, उसकी बनावट जो है वो अलग है और इसका आवाज भी अलग है। और वो क्या हुआ, वो पूरी तरह फिर कंफ्यूज हो गया और ये सोचने लगा कि ये जो जानवर है वो डॉग से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसने अपने चिंतन में थोड़ा सुधार किया। फिर उसने क्या किया कि वो अपनी मम्मी से गया, पूछा कि मम्मी ये क्या है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये कैट है। तो उसके अंदर ये बन गई कि नहीं, इसी कलर की कैट भी हो सकती है, यानी कि कई जानवर इसी कलर के हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान के में परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया। तो आपको स्कीमा, आत्मसातकरण और समायोजन ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ कि तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और नहीं आया होगा तो मैं एक बार और इसको उदाहरण के थ्रू इसको क्लियर करती हूँ। जैसे मैं 1.5 साल का बच्चा रोटी को देखता है और पूछता है मम्मी से, मम्मी ये क्या है। तो मम्मी उसकी बताती है कि बेटा ये रोटी है, कि गेहूं की रोटी है। तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जो गोल होता है वो रोटी होता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो किसी फंक्शन में गया, वहां पे उसने एक तंदूरी रोटी को देखा। तो वहां उसने क्या किया कि वहां भी वो कंफ्यूज कर गया और उसे लगा कि ये जो है ये भी रोटी है। फिर उसने मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये रोटी नहीं, ये तंदूरी रोटी है। तो ये क्या हुआ, उसी आकार में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। तो ये हो गया आत्मसातकरण। जब वो गेहूं की रोटी थी तो वो स्कीमा बन गया, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बन गया कि गोल जो होती है वो रोटी होती है। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तंदूरी रोटी पे जब वो पहुंचा तो वो क्या बन गया, तो वो आत्मसातकरण हो गया। लेकिन जैसे ही वो पिज्जा देखा, पिज्जा भी कैसा होता है, गोल होता है। तो उसे लगा कि ये भी एक रोटी ही है। फिर उसने मम्मी से पूछा, मम्मी बता, नहीं बेटा ये पिज्जा है। और उसने क्या किया, उठा के खाने लगा। मैं बोले नहीं बेटा इसका पीस कट करते हैं, उसके बाद इसको खाते हैं। तो क्या हुआ, ये वातावरण के साथ उसने तालमेल बैठाया। अब उसका कॉन्सेप्ट अलग हो गया। ये जो पिज्जा हो गया वो समायोजन हो गया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा स्कीमा, आत्मसातकरण और समायोजन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं विकेंद्रीकरण, जिसको डिसेंटरिंग कहा जाता है। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, विकेंद्रीकरण से एग्जाम में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे में कोई बच्चा है, उसे मैथ समझ में नहीं आता है और टीचर उसको अलग अलग तरीके से उसी मैथ्स को समझाते हैं, उसका आंसर जो होता है वो सेम आता है। तो बच्चा क्या हो गया, अलग अलग तरीके से उस चीज को समझ लिया। तो वो क्या हो गया, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं साम्य धारण या संतुलन, जिसको इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो यहाँ देखिएगा, आपने आत्मसातकरण को भी समझा, आपने समायोजन को भी समझा, और ये दोनों के बीच जब संतुलन कायम होता है उसे ही इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। यानी कि अगर आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जब संतुलन कायम होगा तो वो साम्य धारण हो जाएगा। तो जैसे ही आत्मसातकरण की अवस्था में वह क्या होगा, तो वो संतुलन की अवस्था में होगा। लेकिन जब समायोजन की अवस्था में होगा वह असंतुलन की अवस्था में रहता है। तो ये दोनों के बीच जब संतुलन होगा तो वो साम्य धारण कहा जाएगा।
अब नेक्स्ट आते हैं स्कीम्स पे। तो स्कीम्स क्या होता है? स्कीमा और स्कीम्स जो है बिल्कुल अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है और ये दोनों जो है जीन पियाजे से ही संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो स्कीमा क्या होता है? तो व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जाता है स्कीम्स कहलाता है। जैसे स्कूल का टाइम टेबल, खाना बनाने का टाइम टेबल, जूते पहनने का टाइम टेबल, ये सभी जो है स्कीम्स आता है। यानी कि जो हम लोग व्यवहार में लाते हैं हमेशा उसको दोहराते हैं। हम लोग सुबह में उठते हैं, सुबह में उठने के बाद ब्रश करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर हम लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्या होता है? लंच होता है, स्कूल का टाइम टेबल हो गया, ये सब क्या है? हम लोग डेली दोहराते हैं, इसको हमेशा दोहराते हैं। तो ये सब क्या हो गया? स्कीम्स हो गया। जैसे स्कूल का जो टाइम टेबल हो गया वो क्या हो गया? डेली हम लोग दोहराते हैं कि इस पीरियड में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस पीरियड में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। खाना बनाने का भी टाइम टेबल होता है कि इस टाइम में हम लोग खाना बनाएंगे। ये सब क्या हो गया? ये सब स्कीम्स के अंतर्गत आएगा। यानी कि कोई चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, ब्रश करने का टाइम टेबल होता है, स्कूल जाने का टाइम टेबल होता है, जूते पहनने का टाइम टेबल होता है, ये सब क्या होगा? एक स्कीम्स के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 जो होगा वो मेरे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में होगा। वो भी बहुत और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।